बच्चों नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायो वाला पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 थर्ड चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगत की। उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ लिया अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है, वेग नियम क्या है, उसी को दर नियम भी कहते हैं। किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से उसको हम निकाल पाते हैं, तो ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। आज हम बात करेंगे अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, कोटि को हम पढ़कर यहाँ तक आ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आणविकता और कोटि। ठीक है, ये हमारा क्या एक सैद्धांतिक मान है। जब भी हमने कोटि के बारे में पढ़ा था तो वहां पढ़ते थे कि कोटि हमारा क्या है, एक प्रायोगिक मान है। ठीक है, कोटि को हम कभी भी देखकर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी को हम देखकर लिख सकते हैं। कौन सी रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी हम देखकर लिख सकते हैं और कौन सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी यानी कि जिनकी आणविकता हम देख कर नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, वो ये सब चीजें हमको इसमें पता चलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको दे रखी हो, सपोज अगर हमें a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी अगर आपको दे रखा है तो ये बना रहा है c प्लस डी। क्या बना रहा है, a और b ये दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, अभिकारक है। ये अभिकारक दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, c और d, जो कि हमारा क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है। अब ये जब हम चैप्टर पढ़ते हैं आणविकता, ठीक है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को होने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच में, किसमें, अभिकारक अणुओं के बीच में आपस में टक्कर का होना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, टक्कर होना बहुत जरूरी होती है। जितनी ज्यादा टक्कर होगी क्या होगा, जितनी ज्यादा टक्कर होगी अभिक्रिया हमारी उतनी ही जल्दी होगी। ठीक है, तो टक्कर का होना बहुत जरूरी है। टक्कर सिद्धांत के आधार पर ही हम किसकी बात करते हैं, अभिक्रिया की आणविकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अभिक्रिया की आणविकता की बात करते हैं। अगर हमने दो ले लिए तो इनका आपस में टकराना जरूरी है, टकराएंगे तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रभावी टक्करें होंगी अभिक्रिया उतनी ही जल्दी होगी। तो इन टक्करें ये हमारी कैसी हो जाएंगी, इस तरह से ये टकरा जाएंगे और बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अगर ये हमने ऊपर नीचे ले लिया, सपोज दैट एक हमने ये ले लिया, ठीक है, और दूसरा हमने ये ले लिया, तो ये इस तरह से अगर टक्कर नहीं करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी हमारी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये इधर से चला जाएगा, ये इधर से चला जाएगा, इनके बीच में कोई टक्कर नहीं होगी। तो टक्कर होने के लिए ओरिएंटेशन, ठीक है, किसका, ओरिएंटेशन या विन्यास का होना भी बहुत जरूरी है। कैसा, विन्यास का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन दोनों में आपस में अभिक्रिया तभी होगी जब इन दोनों का जो ओरिएंटेशन है या विन्यास है वो कैसा है, समदिश है। ठीक है, तभी इनमें अभिक्रिया होगी। तो टक्कर सिद्धांत के आधार पर मान लो अगर आपने 3-4 मॉलिक्यूल ले लिए, ए बी, और यहाँ लिख दूं मैं ई, और एक और लिख दिया आपका डी। ठीक, ये लिख दिए, तो जरूरी नहीं कि ये चारों आपस में टकराएं। क्या, जरूरी नहीं कि चारों ए बी ई और डी ये चारों आपस में टकराएं और प्रोडक्ट बनाए। हो सकता है ए ई टकरा जाए, ए डी टकरा जाए, डी बी टकरा जाए, बी ई टकरा जाए, तो कोई 2 टकरा जाए या 3 टकरा जाए। तो जो नहीं टकराएगा क्या होगा, जो नहीं टकराएगा उसको हम आणविकता में नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, किसको, जो नहीं टकराता है उसको हम आणविकता में काउंट नहीं करते हैं। अब कुछ ऐसी रिएक्शन जिन्हें हम जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रियाएं। मान लो ये तो अभी हमने बनाया तो एक स्टेप में हो गई। ठीक है, ये क्या है, हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी कि एक ही स्टेप में ये अभिक्रिया हमारी पूरी हो गई। बी और ए और बी हमने लिया और प्रोडक्ट बन गया हमारा सी और डी। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, सपोज दैट स्मॉल ए स्मॉल बी, ये बना रहा है सी प्लस डी। क्या बना रहा है, सी प्लस डी। अब इनमें से जो हमारा सी होगा, ठीक है, ये ई के साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा ई एफ। क्या बना लेगा, ई प्लस एफ। क्या बना लिया, ई प्लस एफ। इसमें से फिर से या तो एफ किसी से रिएक्शन कर जाए या तो ई किसी से रिएक्शन कर जाए, उसके बाद हमारा ये क्या बना लेगा, फिर बना लेगा ये डी, और कुछ भी बना सकता है। सपोज एफ ले लिया मैंने, ये रिएक्शन कर गया आपका जी के साथ और इसने बना लिया
H प्लस आई, क्या बना लिया, H प्लस आई। तो ये जो रिएक्शन है हमारी कैसी है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। कैसी है, मल्टी स्टेप, यानी कि एक स्टेप से कई स्टेप में होने वाली, ठीक है। ये स्टेप हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये स्टेप हमारा सेकंड हो जाएगा, और ये स्टेप हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो स्टेप है, ठीक है, ये जो पद है या चरण है, ये अपने आप में कैसे होते हैं, ये अपने आप में हमारे होते हैं प्राथमिक पद। क्या कहते हैं इनको, प्राथमिक या एलिमेंट्री। क्या कहते हैं इसको, प्रत्येक पद अपने आप में एलिमेंट्री या प्राथमिक होता है। कैसा होता है, ये प्राथमिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये भी हमारी क्या होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, ई आर। और ये भी हमारी क्या होगी, अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। ठीक, समझ आई इतनी बात। और ये जो हमारी है, ये तो सिंगल स्टेप है, ये तो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है ही, ठीक है ये। पर ये हमारी एक से कई पदों में पूरी हो रही है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं, इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स या जटिल। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है, इन रिएक्शंस के लिए या इस प्रकार की क्रियाओं के लिए जो हमारी आणविकता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। आणविकता, इन अपक्रियाओं की आणविकता को नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। आणविकता का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं होता है। किस प्रकार की अपक्रियाओं को, जटिल अपक्रियाओं को, ठीक है। या इनकी आणविकता नहीं लिखी जाती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आणविकता कुछ और होगी, यहाँ पर आणविकता कुछ और होगी, और यहाँ पर आणविकता कुछ और होगी, ठीक है। इसलिए इस प्रकार की अपक्रियाओं अर्थात जटिल अपक्रियाओं की कोई भी आणविकता नहीं होती है। आणविकता किसकी होती है, सिंपल रिएक्शन की, ठीक है, जिनको हम प्राथमिक अपक्रियाएं कहते हैं, उनके लिए ही आणविकता हम लिख पाते हैं। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग निर्धारक पद में, किसमें, वेग निर्धारक पद। अब वेग निर्धारक पद क्या होता है, जो हमारा स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है, जो स्लो स्टेप होता है, ठीक है, या जो हमारी धीमी गति से, जिस स्टेप में हमारी अपक्रिया धीमी गति से होती है, उसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, वेग निर्धारक पद, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन, ठीक है, स्टेप। वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को ही उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो ये जो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक है, जो धीमी गति से होती है स्टेप, उसी स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और उस स्टेप में जितने भी आपके अणु परमाणु भाग लेते हैं, उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। कितने हैं इसमें, 2 हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब सपोज दैट ये रिएक्शन हमने देखा था, इस रिएक्शन में सपोज अगर आपकी ये जो रिएक्शन है ये कैसी, स्लो है। कैसी है, स्लो। तो ये क्या आ जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो भी आपके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही क्या हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, आणविकता हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, आणविकता हो जाती है। चलिए, ये बात समझ में आई। अब देखो आणविकता है क्या, आणविकता हम कहाँ से लिखते हैं, देख के लिखते हैं। भाई इसमें एक ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ये पार्टिसिपेट कर रहा है, अर्थात इसमें 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी जो आणविकता वो कितनी हो जाएगी, 2। तो ये हमारा एक सैद्धांतिक मान होता है। कैसा होता है, सैद्धांतिक मान, यानी कि इसको हम देख के लिख पाते हैं। समझ आया, इसको हम रिएक्शन को देख के लिख पाते हैं, बशर्ते रिएक्शन हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगल स्टेप। कैसी, सिंगल स्टेप अगर आपकी रिएक्शन है तो हम उसकी जो आणविकता है, मॉलिक्यूलरिटी है, वो देख के लिख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, सपोज लिखो एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, O2F2 ले लो, क्या, O2 और F2 ले लो। ये क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा F2 प्लस O2। क्या बनाता है, F2 प्लस O2, ठीक। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसी है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, या हम कहेंगे ये कैसी है, हमारी प्राथमिक अपक्रिया है, ठीक है। कैसी है, प्राथमिक अपक्रिया, ठीक है। तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर प्राथमिक अभिक्रिया,
एलिमेंट्री रिएक्शन है। कौन सी है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। इस एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर आप आणविकता की बात करोगे, किसकी बात करोगे? इसकी अगर आप आणविकता की बात करोगे तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? O2F2 का केवल एक मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। कितना? केवल एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। अतः इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आणविकता, आणविकता बराबर एक। अतः ये कैसी होगी? एकाणुक अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? एकाणुक। ठीक है, एकाणुक अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं की आणविकता एक होती है उन्हें हम एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया? दूसरा एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, NH4 NO2, NH4 NO2 ये डिकम्पोज होकर क्या देता है? ये डिकम्पोज होकर देता है 2H2O। ठीक है, प्लस बचा के हमारे पास 4 हाइड्रोजन उधर चले गए। देखो 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बचा? 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, अर्थात 2NO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2NO बन जाएगा। ये डिकम्पोज होकर हमें क्या देता है? NO और H2H2O। क्या देता है? NO और 2H2O। इसमें देखो हम देख रहे हैं कि जो हमारा NH4NO2 है, क्या है? NH4NO2 है, वो कितनी बार है? ठीक है, NH4NO2 कितना है? इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, अर्थात ये एक बार लिखा है। तो इसका एक मॉलिक्यूल ही आप क्या होता है? डिकम्पोज होता है, टूट जाता है। किसमें? NO2 और H2O में। अर्थात हम कहेंगे कि ये कितने बार है? एक बार। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? इसकी भी आणविकता एक हो जाएगी। आणविकता बराबर एक। ये भी क्या हो जाएगी हमारी? एकाणुक अभिक्रिया। ये भी हमारी क्या हो जाएगी? एकाणुक अभिक्रिया हो जाती है। दूसरा, अगर आप HI का डिकम्पोजिशन देखते हैं, किसका? HI का अगर हम डिकम्पोजिशन देखते हैं तो हम जानते हैं ये क्या बनाता है? ये बनाता है H2G प्लस I2G। ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। कितने से? 2 से। अब हमें पता है कि ये जो हमारे मॉलिक्यूल है HI के, वो कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। और दोनों आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन और आयोडीन बनता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी है? 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इसमें भाग ले रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी आणविकता क्या हो जाएगी? 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आणविकता बराबर कितनी हो जाएगी? 2। तो ये कैसी हो जाएगी हमारी? द्विअणुक। कैसी हो जाएगी? द्विअणुक अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? द्विअणुक अभिक्रिया हो जाएगी आपकी। ठीक, अगर आप NO की बात करें, किसकी बात करें? NO की बात करें। सपोज यहाँ पर लिख लो अगला NO। ये हमें क्या देता है? ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? ये आपको देगा NO प्लस O2 कर दो, NO प्लस O2, NO का करा दो ऑक्सीडेशन। तो ये हमें क्या देता है? ये देता है NO2। क्या देगा? ये देगा NO2। बैलेंस कर लो। बाकी कितने हैं? 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना है? 2 ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी 2 से करते हैं तो कितना हो जाएंगे? 4 और 4। ठीक है, ये बन जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल तो NO के हैं और एक किसका है? O2 का। ठीक है, यानी कि इसके मॉलिक्यूल कितने हैं? एक ये है और एक ये है, प्लस इसके मॉलिक्यूल कितने हैं? एक। ये तीनों आपस में टकराते हैं। क्या होता है? तीनों आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद क्या बनाते हैं? ये 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं? 3। 2 और 1, 3। ठीक है, इसके 2 और इसका 1, कितने हो गए? 3। तो इसकी जो आणविकता होगी, क्या होगी? इसकी जो आणविकता होगी वो कितनी हो जाएगी सर? वो हो जाएगी 3। तो ये कितनी कैसी हो जाएगी हमारी? त्रिअणुक अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? त्रिअणुक अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? त्रिअणुक अभिक्रिया। अब ये बात आती है कि 3 अणुक अभिक्रिया तक तो ठीक है कहानी। कहाँ तक ठीक है?
त्रिअणुक अपक्रिया तक तो कहानी हमारी ठीक है, लेकिन ये भी जो होती है हमारी त्रिअणुक अपक्रिया होती हैं, ये बहुत ही दुर्बल होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत ही दुर्बल होती हैं, ठीक है, सॉरी दुर्लभ होती हैं। कैसी होती हैं? दुर्लभ, यानी कि रेयर कंडीशन में होती है, क्योंकि जब हम 3 या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की आपस में रिएक्शन कराते हैं या आपस में वो टकराते हैं, तो टकराने के दौरान यानी कि उनके जो टकराने की संभावना है वो कैसी हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। तो ये हमारी कैसी त्रिअणुक अपक्रिया तो है, यानी कि इसकी आणविकता कितनी है? 3। और जो त्रिअणुक अपक्रिया होती है वो हमारी कैसी होती है? बहुत दुर्लभ होती है, ठीक है। अगर यहाँ से अधिक आणविकता वाली अपक्रिया आपको निकालने को दे दी जाए तो वो कैसी होगी? दुर्लभ होगी। क्या लिखेंगे? 3 आणविक से अधिक आणविकता वाली अभिक्रियाएं दुर्लभ होती हैं। कैसी होती हैं? दुर्लभ होती हैं, ठीक है, बहुत दुर्लभ होती हैं। अर्थात उनको हम जिन अपक्रियाओं की आणविकता 3 से ज़्यादा होती है वो कैसी होती है? दुर्लभ। अर्थात अब आपको कितने मॉलिक्यूल टकराने होंगे? 4, ठीक है, कितने? 4। जैसे एक ए आ गया आपका, बी आ गया आपका, सी आ गया आपका और डी आ गया आपका। ये सब आपस में टकराएंगे। क्या करेंगे? आपस में टकराएंगे। तो जरूरी नहीं कि इसमें से सभी आपस में टकरा जाएं। क्या हो जाए? इसमें से सभी आपस में टकरा जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब हमने 3 तक पढ़ा था तो 3 तक तो आपस में आसानी से टकरा रहे थे, लेकिन इनका आपस में चारों टकरा जाएं ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है, या बहुत कम पॉसिबल है। तो इस तरह की जो हमारी अपक्रियाएं होती हैं जिनकी आणविकता हमें 4 नजर आती है वो कैसी होती हैं? आपकी दुर्लभ होती हैं। तो इसकी आणविकता हम कितनी लिखते हैं? 4, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। पर ये कंफर्म नहीं है कि ये चारों इस तरह से आपस में टकरा जाएंगे। अगर टकरा जाएंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा और आणविकता भी 4 हो जाएगी। तो जरूरी नहीं ये आपस में टकरा ही जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? हमारे दुर्बल होते हैं, ठीक है, क्योंकि होता क्यों है ऐसा? जब आप 3 से अधिक अणु लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? जब हम 3 से अधिक अणु लेते हैं तो उनके टकराने की जो संभावना है, ठीक है, टकरा के उत्पाद बनाने की जो संभावना है वो कैसी हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। क्या लिखेंगे? क्योंकि 3 से अधिक अणुओं के, ठीक है, टकराने से उत्पाद बनने की संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। क्या लिखा है? क्योंकि 3 से अधिक अणुओं के टकराने से उत्पाद बनने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए जब 3 से ज़्यादा अणु आपको मिल जाए तो वहाँ पर जो हमारी आणविकता होगी कितनी होगी? होगी तो 4, लेकिन वो कैसी होगी? बहुत दुर्लभ होगी, ठीक है। कैसी होगी? दुर्लभ होगी, ठीक है, अर्थात ना के बराबर होती है, हम ये कह सकते हैं। अच्छा, तो ये आ गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्राथमिक अपक्रियाएं और जटिल अपक्रियाएं क्या हैं, ठीक है, किस तरह से इनके आणविकता को ज्ञात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब कह रहा है कि अपक्रिया की जो आणविकता होती है, क्या होता है? अपक्रिया की जो आणविकता होती है वो जटिल अपक्रियाओं के लिए नहीं होती है, यानी कि जटिल अपक्रियाओं के लिए आणविकता से कोई लेना देना नहीं है, कोई अर्थ नहीं होता है जटिल अपक्रियाओं के लिए आणविकता का। ये केवल हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? ये केवल हम प्राथमिक अपक्रियाओं के लिए जो एक ही पद में पूरी हो जाती हैं उनके लिए ही इसको निर्धारित किया जा सकता है।
ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ये लाइन याद रखना कि जटिल अपक्रियाओं, ठीक है, जटिल अपक्रिया क्या होती है, जो कई पदों में पूरी होती है, ठीक है, यानी कि जो अपक्रिया एक पद में पूरी ना हो पाए, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी जटिल अपक्रिया कहलाती है। 2 पदों में पूरी हो जाए, 3 पदों में पूरी हो जाए, 4 पदों में पूरी हो जाए, तो वो जटिल अपक्रिया होती है। और ऐसी अपक्रियाओं के लिए आंतरिकता का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि उनकी आंतरिकता हम लोग नहीं लिख पाते हैं। ठीक, दूसरी बात कह रहा है कि आंतरिकता केवल प्राथमिक अपक्रिया क्या होती है, जो एक ही पद में पूरी हो जाती है, एक ही पद में, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, प्राथमिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है, या सिंपल अपक्रिया कहलाती हैं। और इन्हीं के लिए हम क्या करते हैं, आणविकता निर्धारित कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, आणविकता निर्धारित कर पाते हैं। सपोज एक एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4, ये बना रहे हैं KCl 3Fe2SO4 का होल ट्राई और 3H2, ये चीज हमें बन रही है। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसकी अगर आप आणविकता को देखते हैं, इसकी अगर आप कोटि को देखेंगे तो कोटि देख के बताइए जरा कितनी हो जाएगी, इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ। इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो लगभग कितनी है, देखो सैद्धांतिक कोटि, थ्योरेटिकल ऑर्डर अगर हम बात करें इसका तो कितना हो जाएगा, देखो 1 और 6 और 3 कितना हो गया, 3 और 6 9 और 1 10, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया की सैद्धांतिक कोटि कितनी है, 10 है। सैद्धांतिक कोटि कितनी है, 10, लेकिन ये एक्चुअल में सैद्धांतिक कोटि इतनी है, लेकिन जो हमारी प्रायोगिक कोटि है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था जो कोटि होता है वो हमारा क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी कि प्रायोगिक मान है, उसको हम सैद्धांतिक मान नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कि उसको हम देख के नहीं लिख पाते। तो ये हमने देख के लिखा है कितना, 1 ये है, 6 ये है और 3 ये, कितने हो गए, 10। तो ये सैद्धांतिक कोटि होगी कितनी, 10। ठीक है, कितनी होगी, 10। लेकिन प्रायोगिक कौन सी वाली, प्रायोगिक कोटि 2 है। प्रायोगिक कोटि कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यही हमारी मान होगी कितनी, 2 वाली। तो सैद्धांतिक कोटि कितनी आ गई थी हमारी, 10, लेकिन प्रायोगिक कोटि कितनी थी, 2। जब इसको लैब में ले जाके देखा गया, प्रयोग किया गया, तो पता चला कि इसकी जो वास्तविक कोटि है, प्रायोगिक कोटि है, वो कितनी है, 2। कितनी है, 2। 10 तो हमने देख के लिखा है, वो हमारा कैसा हो जाएगा, सैद्धांतिक कोटि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सैद्धांतिक कोटि हो जाएगी। ठीक है, अतः यह अभिक्रिया कई पदों में पूर्ण होती है, कई पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, हो सकता है 2 स्टेप में पूरी हो जाए, 3 स्टेप में पूरी हो जाए, 4 स्टेप में पूरी हो जाए। आणविकता का मान कभी शून्य हो सकता है, बताओ जरा। आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अगर आणविकता शून्य हो जाएगी, आणविकता शून्य मतलब जितने भी मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो क्या ये 0 होना पॉसिबल है, नहीं। ठीक है, तो आणविकता कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे, आणविकता, आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, और और ना ही भिन्नात्मक हो सकती है। कैसी हो सकती है, ना तो ये भिन्नात्मक हो सकती है, ठीक है, ना ही भिन्नात्मक हो सकती है, यानी कि ये फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती है। और हमने कोटि पढ़ा था, कोटि हमारी शून्य भी थी, कोटि हमारी फ्रैक्शनल भी थी, कोटि हमारी होल नंबर भी थी। ठीक है, तो ये क्या हो सकती है, क्या लिखेंगे, यह सदैव
एक पूर्ण संख्या, सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या चाहे आपका एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कुछ भी हो, लेकिन होगी कैसी? एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो इतनी सी कहानी हमारी हो गई जटिल अपक्रियाओं के लिए और सरल अपक्रियाओं के लिए। सरल अपक्रियाएं बोले तो ये आपका हो गया यहाँ से। अपक्रिया हमारा एक ये रिएक्शन दे रखी है, इसका जो सैद्धांतिक कोटि वो हमने देख के लिखा कितना था? 10। 3 ये थे और 6 हमारे ये, और एक इसका मॉलिक्यूल कितना होगा? 10। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। लेकिन प्रायोगिक कोटि इसकी कितनी आई थी हमारे पास? प्रायोगिक कोटि आई थी 2। अर्थात ये जो रिएक्शन है ये हमारी कई चरणों में, ठीक है, 2 में हो सकती है, 3 में हो सकती है, आदि में पूरी होती है। आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती और ना ही ये भिन्नात्मक हो सकती है। ये सदैव कैसी होती है? ये सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब है हमारे सामने दर निर्धारक पद, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अपक्रिया जब होती है, अगर मान लो आपकी एक से कई पदों में अपक्रिया हो रही है, ठीक है, कोई अपक्रिया है जो हमारी 2 या 3 पदों में हो रही है, तो उन 2 या 3 पदों में कोई एक ऐसा स्टेप होगा या कोई एक ऐसा चरण होगा या कोई एक ऐसा पद होगा जो स्लो होता है। कैसा होता है? धीमी गति से होता है। और वह जो धीमी गति वाला हमारा जो पद होता है वही क्या करता है? उस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद, यानी कि RDS कहलाता है। क्या कहलाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। ठीक है, कौन सा पद? जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है। कौन सा होता है? जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, यानी कि सबसे धीमा पद होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेग निर्धारक पद। क्या कहते हैं? वेग निर्धारक पद कहते हैं। ठीक है, देखो कह रहे हैं एक साधारण सी अभिक्रिया कई पदों में पूरी हो सकती है। इन पदों में जो पद सबसे धीमा होता है, ठीक है, कोई भी पद ऐसा जो स्लोएस्ट होता है, उसे ही अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद माना जाता है। क्या मानते हैं उसको? उसको मान लेते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल उसी पद पर या उसी स्टेप पर डिपेंड करता है। ठीक, यही पद अभिक्रिया की समग्र दर निर्धारित करता है। अभिक्रिया की जो कुल दर है, कुल रेट है, उसको, पूरी अभिक्रिया के रेट को कौन निर्धारित करता है? यही पद। ठीक है, जो हमारा कैसा होता है? स्लोएस्ट स्टेप होता है। जैसे हम लोग भीड़ में दौड़ते हैं, बहुत, जब हम लोग चक्कर लगाना शुरू करते हैं, मान लो नॉर्मल दौड़ते हैं, तो पहले हम तेजी से दौड़ते हैं, फिर धीमे अगर आप दौड़ गए कहीं पे, फिर तेजी से दौड़ गए। ठीक है, अल्टरनेट वेज में जब आप दौड़ते हैं या चलते हैं, तो जहाँ पर आप मान लो धीमे से चल रहे हैं, ठीक है, सपोज यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। यहाँ से यहाँ पर भी आपको मान लो कुछ मिला, यहाँ पर भी अगर आपको कुछ मिल गया, सी और डी, ये वो बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं सी और डी हमारे पास। हमको सीधे यहाँ से कहाँ पहुँचना है? हमें बी पॉइंट पे पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? बी पॉइंट पे पहुँचना है। तो एक तो मैं सीधे आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कैसे हो जाएगी? सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाएगी। कैसी? सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाएगी। एक क्या किया आपने? पहले ए से पहुँचे आप सी पे, सी से पहुँचे आप डी पे, और डी से फिर आप पहुँचे कहाँ? बी पर। कहाँ पहुँच गए? बी पर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये हो जाएगा, सेकंड स्टेप आपका ये हो जाएगा, और थर्ड स्टेप आपका ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सपोज आपने ए से लेकर सी तक की जो चाल चली थी वो आपने चली थी 110 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। ठीक, और सी से लेकर डी तक जो आपने चली थी वो चली आपने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डी से लेकर बी तक की जो आपकी चाल रही वो रही आपकी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसमें ऐसा कौन सा स्टेप है जहां पर हमारे चलने की जो दर है या स्पीड है वो सबसे कम है? कौन सा है? सेकंड वाला स्टेप ऐसा है जिसमें स्पीड हमारी सबसे कम है। क्या है? स्पीड हमारी सबसे कम है। कितनी है? 2 किलोमीटर पर घंटे, यानी कि 1 घंटे में कितना जा रहे हैं हम? 2 किलोमीटर। तो ये जो स्टेप होगा यही बताएगा कि हमारा जो दर है या हमारा जो वेग है वो क्या है। ठीक है, क्या बताएगा? इसी वाले स्टेप को हम क्या कहते हैं?
तो यही स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड क्या है ये हमारा RDS क्या कहलाता है, ये कहलाएगा हमारा RD और S, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद क्या कहलाता है, वेग निर्धारक पद, जिसे हम RDS कहते हैं। ये होता कौन सा है, स्लोएस्ट क्या होता है, सबसे धीमा पद, सबसे धीमा पद। अब इस बात को याद रखना, रिएक्शन के ऊपर लिख देगा आपको, जैसे मान लो ए से आपका क्या बनना है, ए से आपका अगर बी बनना है तो यहाँ लिख देगा स्लोएस्ट, स्लो रिएक्शन। कैसे लिखेगा, स्लो। अगर आपको सी से डी बनाना है और यहाँ लिख दिया उसने फास्ट, क्या लिख दिया फास्ट, तो भी इस वाले स्टेप से हम उसके रेट को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। किससे कर पाएंगे, पहले जहाँ पर स्लो लिखा हुआ है इसकी रेट डिटरमाइन कर लेंगे हम, पर इसकी रेट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कैसा हमारा फास्ट स्टेप, और फास्ट स्टेप की कभी भी हम रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका तो हम कर लेंगे पर इसका नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली इसमें हमारा क्या हुआ, जो 2 किलोमीटर यानी कि सेकंड वाला जो हमारा स्टेप है वो कैसा है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, सबसे धीमे पद हो रहा है। ये हमारा कैसा हो रहा है, सबसे धीमा पद है, यानी कि उतनी दूरी हम कितने में चल रहे हैं, बहुत कम, ठीक है। कितनी है, 2 किलोमीटर पर घंटा है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, यहाँ 1 घंटे में 25 किलोमीटर, यहाँ 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, और इसी स्टेप में हम क्या करते हैं, रेट को डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। किसको, रेट को डिटरमाइन कर लेते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। सपोज अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब अगर आपको दे रखा है N2O5, एग्जाम्पल है आपके पास N2O5, ये बनाता है आपका NO2 और O2, क्या बनाएगा, NO2 प्लस O2, बराबर कर लो, यहाँ 2 से कर दो, 2 दूनी 4 और 2 6। चलिए ये चीज अगर हमारे सामने बन रही है, ठीक है, ये रिएक्शन है और इसमें ये चीजें अगर आपको बन रही है, ठीक है, बराबर करना चाहो तो कर लो। यहाँ कर देंगे अगर हम 2 से कितने होगा 4, 4 दूनी 8 2 10, तो यहाँ कर लो आप 4 से, 4 नाइट्रोजन होंगे, 4 इधर हो जाएंगे, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन इधर, और इधर कितने 10, 8 और 2 10, ठीक है। अभी हमारी क्या होगी, रिएक्शन बैलेंस होगी। अब इस बैलेंस रिएक्शन के लिए अगर हम दर नियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दर नियम, अगर आपके लिए आप इसके लिए लिखेंगे दर नियम, तो इसका जो दर है क्या है, इसका जो दर है या इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, रेट हमारा किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर या हमारा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे, ये बताओ। तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, केवल और केवल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कौन, हमारा दर। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू N2O5, K इंटू N2O5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस अभिक्रिया का दर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस दी गई अभिक्रिया का दर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जो हमारी संतुलित समीकरण है, ऊपर हम देख रहे हैं संतुलित समीकरण है, इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल इसके भाग ले रहे हैं, कितने हैं, 2 अणु इसके भाग ले रहे हैं और दोनों आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, उपर्युक्त संतुलित समीकरण N2O5, इसके N2O5 के, यही है ना, कितने अणु, 2 अणु, ठीक है। कितने अणु है इसके, 2 अणु, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसके कितने हो जाएंगे 2, यहाँ पर 3 लिखा हो जाता तो कितने हो जाते हैं हमारे पास 3, यहाँ पर जितनी संख्या लिखी होती है, अगर यहाँ ये नहीं लिखा होता तो केवल कितना रहता है, 1 रहता। अभी कितना लिखा हुआ 2, तो हम कहेंगे इसके जो इसके मॉलिक्यूल है वो कितने हैं 2। तो इसमें क्या कर रहे हैं, 2 अणु आपस में, के 2 अणुओं के आपस में टकराने से, ठीक है, जब ये दोनों आपस में टकराते एक दूसरे से टक्कर करते हैं, ये 2 बार लिखे हुए हैं
दोनों एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, NO2 और आपका O2, ठीक है। टकराने से अभिक्रिया होती है, जब तक टकराएंगे नहीं तब तक अपक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टक्कर सिद्धांत ये कहता है अपक्रिया होने के लिए टक्कर का होना जरूरी है, ठीक है। क्या होना जरूरी है? किसी भी अपक्रिया को होने के लिए टक्कर का होना जरूरी है, ठीक है। अपक्रिया होती है, अतः यह द्वितीय कैसी हो जाएगी, द्वितीय कोटि की, द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। क्या है? द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। कोटि हम क्या निकालते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होती है उसकी पावर, ठीक है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर ये हमारी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो यहाँ लिख लो R बराबर के, एक मिनट लिखेंगे कोटि, N बराबर कितनी हो जाएगी इसकी 2, कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी इसकी 2। और कोटि होता क्या है, अभिकारक की सांद्रता की घातों के योग को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। और वो कहाँ होती हैं, वो होती है हमारी वेग दर में, ठीक है। वेग दर में अभिकारक अणुओं की सांद्रता की घातों के योग को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो दर की अगर हम बात करेंगे, R बराबर क्या लिखेंगे, K और N2O5 कितनी घात है, 2, ठीक है। कितने आगे 2, तो हमने 2 घात लगा दी, अर्थात इसकी जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, 2। क्या हो जाएगी, कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, 2 कोटि हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, हमने देखा और लिख दिया। क्या करा, देखा और देखने के बाद हमने लिख दिया। लेकिन प्रयोगों द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारी रिएक्शन है कैसी है, ये हमारी इस अपक्रिया की जो कोटि है वो कितनी, 1 है। क्या है, अपक्रिया की जो कोटि है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। तो नई लाइन से क्या लिखेंगे, अतः प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि इसकी कोटि कितनी है, 1 है। जब इसका प्रयोग किया गया, लैब में ले जाके यहाँ उसको देखा गया, तो पाया कि इसकी जो कोटि है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। पर हमने देखा और लिख दिया कितनी, 2। तो ये 2 नहीं है, कितनी है, वास्तविक जो कोटि है वो कितनी है, 1। क्योंकि कोटि हमारा क्या है, कोटि हमारा प्रायोगिक मान है। तो हमने प्रयोगों द्वारा ये देखा कि इसकी जो कोटि है वो कितनी है, 1। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, ये इसकी कोटि हो जाएगी, ठीक है। यह एक जटिल अपक्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, यह एक जटिल अभिक्रिया है। जटिल अभिक्रिया जो कई पदों में पूरी होती है। तो ये एक हमारी कैसी है, जटिल अभिक्रिया है, जो 2 या 2 से अधिक पदों में पूरी होती है, ठीक है। जो 2 पदों में संपन्न होती है। क्या लिखेंगे, संपन्न होती है। तो ये कितने पदों में पूरी होती है, 2 पदों में होती है, ठीक है। और प्रत्येक पद अपने आप में क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। क्या होता है, एलिमेंट्री या प्राथमिक अभिक्रिया होता है प्रत्येक पद अपने आप में। तो 2 पद इसके दे रखे हैं और दोनों पद को हम एक एक करके लिखेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, जो हमें अभी अपक्रिया दे रखी थी, ठीक है, जिसकी हमने रेट लिखी थी N2O5 की, वो हमारी क्या थी, एक जटिल अपक्रिया है। और ये जो जटिल अपक्रिया है वो निम्न चरणों में पूरी होती है। चरण नंबर 1, जहाँ पर N2O5 आपको दे रखा है। N2O5 क्या बनाता है, NO2 बनाता है और NO3 बनाता है। ये जो स्टेप होता है ये हमारा कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है, यानी कि धीमा स्टेप होता है। कैसा होता है, ये धीमी गति से होने वाला स्टेप है। तो बन गया हमारे पास N2O3। और ये जो रिएक्शन है ये खुद में क्या है, अपने आप में एक हमारी प्राथमिक अपक्रिया है, ठीक है। कैसी है, प्राथमिक अपक्रिया है, ठीक है। तो प्राथमिक अपक्रिया का हम आणविकता पता लगा सकते हैं। अब दूसरी बात करें, ये जो हमारा N2O5 है प्लस NO3, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाता है 3NO2 और O2। क्या बनाता है,
3NO2 और O2 ये जो स्टेप होती है हमारी कैसी होती है, फास्ट होती है। कैसी होती है, फास्ट। और फास्ट होने के कारण ही क्या करते हैं हम, इसका जो है रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। किसका कर लेंगे, एक का कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, चरण एक। चरण एक कैसा है, स्लो होने के कारण यह है, क्या है, वेग निर्धारक पद है। स्लो स्टेप है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा एक वेग निर्धारक पद है। क्या है, वेग निर्धारक पद है, ठीक। और जो हमारी अभिक्रिया है वो इसी पर निर्भर होती है, ठीक है। इसी स्टेप द्वारा अभिक्रिया की जो वेग है या अभिक्रिया की जो दर है वो हम डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। या जो हमारा स्लो स्टेप पद होता है वही क्या करता है, उस अभिक्रिया की दर या वेग को निर्धारित करता है। क्या करता है, दर या वेग को निर्धारित करता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो हमारा सिंगल स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, कौन सा होता है, स्लो स्टेप रिएक्शन होता है। ये हमारा क्या है, एक निर्धारक पद एक अणु है। कैसा है, निर्धारक पद जो है हमारा वो कैसा है, एक अणु है, ठीक है। अतः इस अभिक्रिया की जो आणविकता वो कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक। क्या लिखेंगे, वेग निर्धारक पद एक अणुक है। कैसा है, एक अणुक है। यानी कि वेग निर्धारक पद में हम देख रहे हैं कितने अणु हैं, एक अणु भाग ले रहा है। कितना अणु भाग ले रहा है, एक अणु भाग ले रहा है। अतः आणविकता एक होगी। इस अपक्रिया की जो आणविकता है वो भी कितनी होगी, वो भी हमारी एक हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो याद रखना, जब भी हमारा जो वेग निर्धारक पद होता है उस वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी है वही क्या हो जाती है, उसकी आणविकता हो जाती है। यहाँ पर एक है तो आणविकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। चलो, इसके बाद कह रहा है कि अभिक्रिया की जो दर है वो केवल अभिकारकों पर ही डिपेंड नहीं करती है। किस पर, अभिक्रिया की जो दर है या अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल अभिकारकों पर ही डिपेंड नहीं करता है, साथ ही साथ उसमें जो हमारे उत्प्रेरक भाग लेते हैं, क्या करते हैं, अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक भाग लेते हैं उन पर भी निर्भर करता है, ठीक है। इस पर, उन पर भी निर्भर कर सकती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक लाइन यहां पर लिखेंगे, अभिक्रिया की दर, ठीक है, केवल अभिकारक अणुओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि, ठीक है, बल्कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में भाग लेने वाले पदार्थों, भाग लेने वाले पदार्थों पर भी निर्भर कर सकती है, पर भी निर्भर कर सकती है। तो ये देखना है कि जो हमारी रिएक्शन हो रही है उसमें कोई हमारा कैटालिस्ट तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कोई उत्प्रेरक तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर उत्प्रेरक पार्टिसिपेट कर रहा है तो उत्प्रेरक को भी देखना है। क्या करना है, उत्प्रेरक को भी देखना है। तो उत्प्रेरक की वजह से ही हमारी जो अभिक्रिया की दर है वो आपकी कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। कह रहा है अभिक्रिया की जो दर है वो केवल अणुओं पर ही डिपेंड नहीं करती, अभिकारक अणुओं पर ही डिपेंड नहीं करती है। किस पर करती है, साथ ही साथ अगर उसमें हमारा उत्प्रेरक भाग ले रहा है तो उस पर भी निर्भर कर सकती है, ठीक है। किस पर, उत्प्रेरक पर भी निर्भर कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें यहाँ पर,
एग्जाम्पल के लिखो क्या H2O2 का अपघटन क्षारीय माध्यम में I माइनस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। अच्छा, इसका क्या करना है, हमें डिकम्पोजिशन कराना है किसका, H2O2 का। किसकी उपस्थिति में, जो I माइनस है वो यहाँ पर कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, अर्थात उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। तो बनेगा क्या, देखो H2O2, ठीक है। H2O2, ये H2O2 हमें क्या देगा, ये देता है H2O I माइनस O2, क्या देता है, ये बनाता है आपका H2O प्लस I माइनस प्लस O2। अर्थात जो भी हम कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं, रिएक्शन के बाद वो उसी फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या होता है, रिएक्शन के बाद वो उसी फॉर्म में आपका बाहर निकल जाता है। तो बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इतने भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। ठीक है, हमने क्या डाला था यहाँ पर I माइनस, क्या था हमारे पास I माइनस, और I माइनस उसी फॉर्म में देखो बाहर निकल रहा है। ठीक है, जिस फॉर्म में हमने लिया था उसी फॉर्म में हमारा I माइनस जो है वो बाहर निकल रहा है। अर्थात कैटालिस्ट या उत्प्रेरक कभी भी अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कभी भी अपक्रिया में भाग नहीं लेते, जिस फॉर्म में डाले जाते हैं वो उसी फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, और जितना डालेंगे उतना ही बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर आपने 100 ग्राम I माइनस डाला तो 100 ग्राम ही बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपका 60 ग्राम 70 ग्राम निकल जाए, बाकी का आपका अपक्रिया में चला जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए अगर आप दर लिखेंगे, इस अपक्रिया के लिए अगर हम दर लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला लिखेंगे या ये वाला लिखेंगे, या आयोडीन भी इसके साथ में लिखेंगे। इसके लिए जो दर होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, अभिकारकों की सांद्रता पर या उत्पादों की सांद्रता पर। ठीक है, या अभिकारकों की सांद्रता के साथ साथ कैटालिस्ट की सांद्रता पर भी, किस पे डिपेंड करेगी। तो दर की अगर हम बात करते तो हम क्या लिखते हैं, माइनस का H2O2 अपॉन क्या लिखते हैं, dt। ये तो लिखते हैं H2O2 अपॉन dt, या हम क्या कर देते हैं K। ठीक है, क्या लिखते हैं हम K। जब K लिखते हैं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, किसकी, जो रिएक्टेंट होता है हमारा उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, और किसकी लिखेंगे, H2O2। साथ ही साथ जो हमें आयोडीन दे रखा है यानी कि उत्प्रेरक दे रखा है वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा है कि उत्प्रेरक के रूप में भाग लेने वाले पदार्थों पर भी निर्भर कर सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा R। ठीक है, या दर। तो ये देखो यहाँ पर कैटालिस्ट है, तो कैटालिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, या उस पर भी डिपेंड कर रही है कौन, हमारी दर या वेग। ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरह से लिख पाते हैं। अतः ये हमारी क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यह है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कितनी है, कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो यह 2 या 2 से चरणों में पूरी हो रही होगी, 2 या 2 से अधिक चरणों में पूरी हो रही होगी। जो निम्न चरणों में पूर्ण होती है, कितने चरणों में पूरी हो रही है ये हमको देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें चरण नंबर 1, चरण फर्स्ट। ठीक है, तो चरण फर्स्ट आपका या सेकंड आपका, थर्ड, कोई भी एक आपका स्लो स्टेप हो सकता है। ठीक है, कोई भी आपका एक चरण कैसा हो सकता है, धीमी गति से या मंद हो सकता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि वही क्या करता है, उस अपक्रिया की दर को बताता है या उस अपक्रिया की दर को निर्धारित करता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें H2O2 की, क्या है हमारे पास H2 और O2 है। ये कैसा है हमारा, स्लो, कैसा है, स्लो। और इसमें हमने क्या डाला था, इसमें हमने डाला था I माइनस, क्या डाला था, I माइनस, जो कि हमारा एक उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ ना लिख के इधर लिख लो, वरना कहोगे ये कहाँ पहुँचा दिया। I माइनस उत्प्रेरक बन गया आपका,
ये कैसी हमारी स्लो स्टेप रिएक्शन, कैसी है, स्लो स्टेप रिएक्शन है। और ये बनाता है हमारा H2O, क्या बनाएगा, यहाँ से बनता है हमारा H2O प्लस बनता है IO माइनस, ये चीज़ हमारी यहाँ से बन जाती है H2O और IO माइनस। अब जो हमारा IO माइनस बना है, क्या है IO माइनस जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है, इसे लिख लो IO माइनस। ये IO माइनस फिर से किसके साथ, H2O के साथ, कौन से स्टेप में, सेकंड स्टेप में, क्या लिखेंगे, चरण सेकंड, ठीक है। तो H2O2 लेंगे और क्या लेंगे, दोबारा से हम IO माइनस ले लेंगे, H2O2 प्लस HIO माइनस। ये कैसी हो जाएगी हमारी, फास्ट, कैसी हो जाएगी, ये जो पद है या ये जो हमारा स्टेप है ये कैसा होगा, फास्ट स्टेप होगा, ठीक है। और बना लेगा हमारा H2O प्लस I माइनस और O2, क्या बना लेगा, H2O और I माइनस और O2, H2O लिखेंगे, H2O प्लस I माइनस और प्लस O2, ये चीज़ें बन जाती हैं हमारी, ठीक है। 2 1 और 2 3 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन और 1 2 3 ऑक्सीजन, बाकी ये क्या हो गया हमारा, वैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारी 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। ये कैसी है हमारी, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, जो कि निम्न 2 चरणों में पूरी होने वाली है। प्रथम चरण धीमा होने के कारण ये क्या है, ठीक है, ये लिखेंगे प्रथम चरण धीमा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये दर निर्धारक पद है, कैसा है, दर निर्धारक पद है, अर्थात ये अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है, क्या करता है, अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। ये चीजें आप नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम देखते हैं कि इसके जो निष्कर्ष हैं, क्या निष्कर्ष निकले हैं, 2-4 निष्कर्ष है वो लिखेंगे, फिर हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से आप नोट कर लें इसे, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। अब देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है, जो हमने पढ़ा था उसके कुछ निष्कर्ष निकले थे, ठीक है। क्या निष्कर्ष है, क्या कंक्लूजन है, क्या चीजें हमें पता रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करता है कि कोटि एक प्रायोगिक मान है, जो कि हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। तो कोटि के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है और यही पढ़ा था कि एक हमारा क्या है, प्रायोगिक वैल्यू है, ठीक है, या प्रायोगिक मान है जिसको हम अपने आप देखकर नहीं लिख सकते, ठीक है, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कोटि आपकी 0 हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, और कह रहा है भिन्नात्मक भी हो सकती है, कैसी, फ्रैक्शनल, ठीक है, यानी कि अपॉन में, ठीक है, 1/2 भी हो सकती है, ठीक है, और 3/5 ऐसे कुछ भी हो सकती है आपकी भिन्नात्मक। लेकिन आणविकता कभी भी भिन्नात्मक तथा शून्य नहीं हो सकती है। जो मॉलिक्युलरिटी है वो कभी भी आपकी 0 नहीं होगी और ना ही फ्रैक्शन में हो, यानी कि बटे में हो, ठीक। अगला कह रहा है दूसरा, आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही लागू होती है। जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो केवल प्राथमिक अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रियाओं के लिए जो केवल एक ही पद में पूरी हो जाती हैं, उन्हीं के लिए लागू होती है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए लागू नहीं होती है। अगला कह रहा है जटिल अभिक्रियाओं में सबसे धीमा पद दर निर्धारक पद होता है। जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं हमारी 2 पदों में 3 पदों में होने वाली अभिक्रियाएं, उन 2 या 3 पदों में से कोई एक पद ऐसा होगा या कोई स्टेप ऐसा होगा जो धीमा होगा, कैसा होगा, धीमा होगा, और उसी धीमे वाले पद को हम क्या कहते हैं, दर निर्धारक पद कहते हैं, क्या कहते हैं, दर निर्धारक पद कहते हैं। इसमें हमने जाना था अभिक्रिया की मॉलिक्युलरिटी क्या है, आणविकता क्या है, सीधा सा मतलब है अब जितने अभिकारक अणु भाग ले रहे होंगे वही क्या होगी, उसकी आणविकता होगी। पर याद रखना है कौन से केस में, जटिल अभिक्रियाओं के केस में, किसमें, जटिल अभिक्रियाओं के केस में, यानी कि कोई ऐसी अभिक्रिया दे दे जो 2 पदों में पूरी हो रही है या 3 पदों में पूरी हो रही है, तो उन 2 या 3 पदों में कोई एक पद ऐसा होगा जिसका जो रेट है, ठीक है, वो कैसा होगा, हमारा एक स्लोएस्ट पद होगा, कैसा होगा, एक पद हमारा धीमी गति से होने वाला होगा। उसी पद को हम क्या कहते हैं, दर निर्धारक पद कहते हैं, क्या कहते हैं, दर निर्धारक पद।
और उसी पद में जो भी आपके अणु भाग ले रहे होंगे, ठीक है, उन्हीं अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, तो आणविकता आज हमने पढ़ा था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब इसके बाद बात करेंगे आणविकता और कोटि में अंतर, ठीक है, जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, आणविकता और कोटि में अंतर क्या है, 2-3 अंतर है, वो हम पढ़ेंगे, जो कि मोस्टली आपसे 2 या 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना जो भी है समय निकालिए, पढ़ाई करते जाइए, क्योंकि वक्त अब ज़्यादा बचा नहीं है। और अगर आप वक्त से बचते जाएंगे, समय का जो पहिया है वो घूमता जा रहा, उससे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपने सोचा कि मैं आज का काम कल कर लूँगा और कल का काम अगले दिन कर लूँगा, तो आपके पास बहुत सारा काम हो जाएगा, फिर उस काम को एक बार में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं से भी पढ़िए, आप मेहनत कीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कंटिन्यूटी की। ठीक है, अगर आप रोज पढ़ रहे हैं 1-1 घंटा, तो आपका जो फ्लो है वो बना रहता है। अगर आपने कहा कि आज नहीं पढ़ूंगा, कल इकट्ठा मैं 5 घंटे पढ़ लूंगा, तो ये क्या हो जाता है, एक बर्डन हो जाता है, बोझ हो जाता है हम पर, जो कि हम इसको नहीं सह पाते। ठीक है, फिर हम उसको हटा ही देते हैं कि चलो स्किप करो, अब नए सिरे से कल फिर से पढ़ेंगे, तो वो हमारा जो समय जा रहा है वो खराब हो रहा है। ठीक है, तो डेली पढ़िए, भले ही आप 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, पर कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ये कंसिस्टेंसी क्या करती है, आपको सफलता की ओर ले जाती है। ठीक है, सफलता की ओर ले जाती है। तो बस मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, आप जहां आपको अच्छा लगे वहां से पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।